सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, बाला दिस साइड और आप देख रहे हैं दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले लेसन नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। लेसन का नाम मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा चैप्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम में। अभी जो रॉबर्ट नर्सिंग होम की जो कहानी है, ये एक नर्सिंग होम की कहानी है, क्योंकि हम कभी ना कभी नर्सिंग होम में ज़रूर जाते हैं। वहाँ पर जो लोग रोगियों की सेवा कर रहे होते हैं, उन लोगों को देखकर हमारा भी मन करता है कि हम भी किसी प्रकार की सेवा करें। अपने लोगों की सेवा तो हर एक आदमी करता है, लेकिन दूसरे लोगों की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करना एक अलग बात और एक बड़ी बात हो जाती है। ऐसे ही इस लेसन के अंदर भी बताया हुआ है कि किन दो महास्त्रियों ने, किन दो महामहिलाओं ने किस प्रकार लोगों की सेवा की, और वो दोनों महिलाएं कौन थी, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि हम कभी ना कभी किसी ना किसी अस्पताल में अवश्य गए होंगे, और वहाँ पर हमने देखा होगा कि कुछ लोग पीड़ितों की सेवा करते हैं, और ऐसे दृश्य आप में दूसरों के लिए कुछ कर पाने के लिए इच्छा जगती होगी। अपनों की सेवा तो सभी करते हैं, पर बड़ी बात तब हो जाती है जब दूसरे लोगों के लिए सेवा की जाए। दूसरों के लिए कुछ करने की भावना से भरे लोग जो होते हैं, वो जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म व लिंग और रंग आदि के आधार पर नहीं बंधे हुए होते हैं, और ना ही वो इस बात को मानते हैं। वो बस ये मानते हैं कि मनुष्य में भेद कैसा, मैं मनुष्य हूँ और वो भी मनुष्य है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो वो मनुष्य, मैं मनुष्य है, बस वो इतना ही जानते हैं। इसके अलावा वो रंग भेद, जाति, भाषा, लिंग, इस काला गोरा, वो किसी भी बात को नहीं मानते हैं। आगे चलते हैं। राइटर का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, जिसको हम प्रभाकर के नाम से भी जानते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र, जिसको हम प्रभाकर के नाम से भी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं ये, और इन्हीं की हम रचना पढ़ रहे हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये कहते हैं, कल तक जिनका मैं अतिथि था, आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथैया यानी कि जो इनकी जिनके यहाँ पे अतिथि बन के गए हुए थे, तो अतिथि की सेवा करने वाली अतिथैया कहलाती है। यानी कि अगर मैं किसी घर पे गया मेहमान बन के, तो मेरी जो सेवा कर रहा है उसको हम अतिथैया कहते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी अतिथैया अचानक से रोग की चपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। इसी प्रकार ये कहते हैं कि सितंबर 1951 का समय है। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिर गया कि हम सुस्त, और वातावरण पूरा चिंतित हो गया, और हम सब सुस्त हो गए। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई। यानी कि एक विशेष प्रकार का पहनावा उस औरत ने पहना हुआ था, वो कमरे के अंदर आ जाती है, और ये उसको नर्सिंग होम में लेके जा चुके हैं। उनकी जो देह होती है, यानी कि उनका जो शरीर होता है, वो 45 बसंत यानी कि 45 वर्ष का नजर आता है। वर्ण हिम श्वेत जैसा, यानी कि अगर उनका जो शरीर होता है वो हिम श्वेत के जैसा होता है, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सूता सदा, यानी कि एक अच्छा खासा लंबा उनका कद था। तो सबसे पहले जैसे ही वो कमरे के अंदर आती हैं, वो कहती हैं कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता है बीमार के पास लंबा मुंह, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो उसका चेहरा जो होता है वो लटक जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि चेहरा लटक क्यों रखा है, तो चेहरा लटक जाता है यानी कि लंबा हो जाता है। ये कहना चाहते हैं कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता है बीमार के पास में। आते ही इन्होंने कहा, उनकी जो भाषा थी वो साफ सुथरी थी, उनका उच्चारण जो था वो बहुत साफ था, उनका जो स्वर था वो एक आदेश की तरह लगता था, पर वो पूरी तरीके से आदेश नहीं था, ना ही वो आदेश था, लेकिन वो ऐसा लगता था जैसे कि किसी माँ का आदेश हो। इनका आरंभ एक शिकंजे की तरह होता था, जिसमें एक बातों में पकड़ लेती थी, लेकिन उस बात का अंत गोद में होता था, जिस प्रकार माँ का होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को कुछ बोलती है, बच्चे को बोल के, डांट के, फटकार के पकड़ लेती है, शिकंजे में ले लेती है, लेकिन उसका अंत माँ की गोद में होता है। हाँ, वो माँ ही थी होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। यानी कि वो कौन थी? मदर टेरेसा। इनकी मातृभूमि जो थी मदर टेरेसा की, वो फ्रांस थी, और कर्म भूमि जो थी वो भारत थी। मदर टेरेसा ने भारत के अंदर बहुत समय तक अपनी सेवा प्रदान की, बिना किसी स्वार्थ के। भारत उभरती तरुणा में जब उम्र के इस
ढलाव तक रोगियों की सेवा की, यानी कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी उम्र के ढलाव में भी लोगों की सेवा कर रही थी। यही काम था उनका, यही धाम था, यही उनका राग था, यही उनकी चाव थी और बस सब कुछ यही था, यानी कि रोगियों की सेवा करना। उन्हें रोगी के दनों, मलान, कोपल अपनी चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अंधेरों पर चांदनी की एक रेखा खिंचाई और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव जो था वो कुछ कम हो गया। तभी खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के अंदर आ गया। मदर ने कहा कि तुम्हारा जो बीमार है वो हंस रहा है। डॉक्टर ने कहा कि हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती हो। डॉक्टर ने जाने कितने अनुभव अपने एक ही वाक्य में बाहर निकाल दिए, यानी कि थूक दिए। उसने एक ही बार में मदर टेरेसा के बारे में सब कुछ बोल दिया कि मदर टेरेसा, आपकी वजह से जो मरीज है, जो बीमार है, वो हंसता है। मैंने भावना से अभिभूत होकर सोचा कि जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है वह 30 रुपए में मासिक पर 20 वर्ष से दिन और रात सेवा में लग सकती है और वही पीड़ितों के तपते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। समय का तीसरा पैर था और मदर टेरेसा जी थी, वह हाथ में एक थर्मामीटर लेके आई और उनके साथ में एक नवयुवती थी, उसी विशिष्ट धवल वेश में, जैसे मदर टेरेसा का वेश था वैसे ही धवल वेश में, और गौर और आकर्षक, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था और आकर्षक पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में दोनों ही शब्द असफल थे। यानी कि अगर मैं बोलूं गौर और आकर्षक, ये दोनों ही शब्द उसके रूप का चित्रण करने में असफल थे। रूप और स्वरूप में वो एक देवी सी थी और एक लड़की थी। उसका नाम क्रिस हेल्ड और जन्मभूमि उसकी जर्मनी थी। क्रिस हेल्ड और उसकी जन्मभूमि, जहाँ पर उसने जन्म लिया, वो जर्मनी थी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस हेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय और एक रस। तो एक सा रूप था, एक सा ध्येय था और एक सा दोनों के अंदर रस था। तभी वाचक कहता है कि तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म देता है और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी जन्म देता है। क्योंकि जर्मनी से ही हिटलर ने जन्म लिया था और वहां पर उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। कहता है इसके बाद में, तुम्हारा देश महान है जो युद्ध जैसे देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो वो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से उसने ठोका और यस यस बोली। वह है। इसके बाद में दूसरे कमरे पे चली गई तो मदर टेरेसा को टटोलना शुरू किया और बोला कि आप इस जर्मनी की लड़की के साथ में प्यार से रहती हैं, क्योंकि मदर टेरेसा फ्रांस की थी और क्रिस हेल्ड जर्मनी की थी और फ्रांस और जर्मनी की आपस में लड़ाई रही, दोनों के बीच में युद्ध रहा। तो यहाँ पर मदर टेरेसा का टटोला गया, आप इस जर्मनी की लड़की के साथ में प्यार से रहती हैं। मदर टेरेसा बोली कि हाँ, वो भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी ईश्वर के लिए ही काम करती हूँ, प्यार हम दोनों के बीच में क्यों ना हो। फिर मैंने नाश्ता चुबाया। नाश्ता होता है एक पैना, बहुत पैना जो घाव दे दे ऐसा एक हथियार। वाचक बोलता है कि मैंने फिर से बातों का एक नाश्ता चुबाया। चुभन गहरी थी पर मदर का जो कलेजा था वो उसे अछूता रहा। मदर को कोई फर्क नहीं पड़ा। मदर बोली कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी घर ढह गया, हम दोनों का घर ढहा। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनकी उस लड़की को छीन रहा हूँ। ये वाचक बोलता है कि जैसे मैं उनकी उस लड़की को छीन रहा हूँ और उसने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने चित्त कर मारा। मदर वहां से चली गई। मैं सोचता रहा कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य ने कितनी सारी दीवारें खड़ी की हुई हैं और ऊंची दीवारें, मजबूत दीवारें, फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, वर्ग की दीवारें, जाति की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नंगड़ियाँ और कितनी अजयी हैं ये दीवारें जो लोगों ने खड़ी की हुई हैं। क्रिस हेल्ड के पिता जर्मनी, और जर्मनी में ही कौन जन्मा था? हिटलर। ठीक है, तो क्रिस हेल्ड के पिता जो हैं वो जर्मनी में रहते हैं और जर्मनी के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने अभी अपने 5 वर्ष के लिए सेवा का व्रत लिया है कि 5 वर्ष तक वहाँ पर सेवा देंगे।
रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता से हैं। यानी कि रोगिणी यानी कि जो बीमार है उसको देखकर क्रिस हेल्ड ने कहा और एक स्मृतियों में यानी कि यादों में खो गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस हेल्ड हूँ और अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी और मेरी आंखें भर आई। ये रोगिणी है जो बीमार थी, जिसकी क्रिस हेल्ड सेवा कर रही थी। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारे पाने के लिए उसने जल्दी से उसने अपने रुमाल से उन आंसुओं को पोंछ लिया। सदा हंसती हुई आंखें नरम हो गई पर जरा भी नम नहीं हुई। मैंने पूछा, घर से चलते समय तुम रोई थी? उसका उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। क्रिस हेल्ड ने बोला कि माँ बहुत रोई थी। फटी हुई आंखों से कुछ देर उस तक देखा, तब कुछ बिस्किट भेंट की, तब बोली, धन्यवाद, थैंक यू और थांग शू। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं को मिलाकर शब्दों को बनाकर बोलती थी। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती वहां से भाग गई। अब मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उसके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर घर आने के बाद वापस नहीं गई। कभी मिलने जुलने भी। कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था, पर मदर टेरेसा ने उसकी राह मोड़ दी। और तब मैंने सुनी ये कहानी। कई वर्ष पहले फ्रांस में विश्व भर में पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वह फ्रांस की थी। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पे आई, पर विचित्र बात यह हुई कि दोनों ने अपनी पुत्रियों को पहचाना नहीं और आपस में कहती रही कि तुम्हारी पुत्री कौन सी है, तुम्हारी पुत्री कौन सी है। अंत में उन्होंने नाम पूछा और तब उन्होंने गले से लगाया या गले मिले। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठने शुरू हो गए, पर मदर टेरेसा उनके उठते ना उठते भाग गए। जैसे ही कहानी खत्म हुई कई सारे प्रश्न और सामने आए, लेकिन प्रश्नों के सामने आने से पहले ही मदर टेरेसा वहां से चली गई। निश्चय ही उन दोनों आप अनपहचानी पुत्रियों में से एक वो स्वयं मदर टेरेसा थी। बस इतना ही मैं एक दिन में उनसे कहलवा सका। घर से बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असहाय था, जिसको रोगी सह नहीं पा रहा था। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उसका चेहरा उस समय भक्ति की श्रद्धा से अलंकित हो उठा। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री थी, पर मिश्री कूचे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती है पर घुलती नहीं है, और अगर उसको घोलने के लिए बल का प्रयोग करो तो मुंह छील देती है। यानी कि मदर बोली कि ना, कल नहीं करूंगी, कल उसके लिए करूंगी जिसको ज्यादा जरूरत होगी इस सेवा की। जैसे कि 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों पर कौंध गया हो, इस प्रकार उन्होंने अपनी बातों से बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा दिया। मैंने बहुतों को धन और बहुतों को गुणों से, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखकर कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गेट, कद इतना कि नाटा उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब चुस्ती थी, कदम में फूर्ती थी और व्यवहार में मस्ती थी। हंसी यो की मोतियों सी बोरी खुल पड़ी और काम यो मशीन मात मानो, यानी कि काम ऐसा करती थी कि मशीन भी उनके आगे फेल हो जाए। भारत में 40 वर्ष से सेवा में रस लीन और जैसे कुछ और उन्हें जीवन में अब जानना ही नहीं था। बाद में ऑपरेशन के लिए एक रोगी आता है, ऐशो आराम में पला बड़ा उसका जीवन होता है। कहने की बेचारे को आदत थी, सहने की उसको क्या पता कि सहना क्या होता है। पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आते हैं, कष्ट बिल्कुल भी पात्र की क्षमता देखकर नहीं आते हैं। मदर को कहता है मैं मर जाऊंगा, विह्वल होकर कहा। वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया,
पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, कल समथिंग, और बस तब नथिंग। इस प्रकार उन्होंने कहा और जोर जोर से खिलखिलाकर हंस गई। इससे आसपास कोई होता तो झेप जाता। के बाद क्रिस हेल्ड का तबादला हो गया। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओ, उस जंगल जीवन में यह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती, बिलखती, बिखरती, कूदती। यहाँ से जाने का उसे कोई विषाद नहीं था, कोई दुख नहीं था। वह एक नई जगह देखने के चाव से उसके रोम रोम में प्रसन्नता थी, पर मुझे उसका जाना कचोड़ सा रहा था। वह दूसरे लोगों से मिलने चली गई थी, यानी कि उसे लगाव होना शुरू हो गया था। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने इधर नहीं झांका। मैंने आपसे कहा, कोई लाख उलझे उससे किसी में नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिस हेल्ड का सच ये है कि मदर सिस्टर वर्ग का निस्संग निर्लिप्त जो जीवन है उनका पूरा मेरे मानस चक्षुओं में, मेरी आंखों में समा गया। और फिर मैंने अपने आप से कहा, सिस्टर क्रिस हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। लास्ट में जैसे कहता है कि भारतवासियों को गीता मिली, लेकिन क्रिस हेल्ड ने गीता को अपने जीवन में उतारा। यानी कि अच्छे मोटिवेशनल किसी भी धर्म की कोई भी चीज जो आपको प्रेरणा देती है, उसको पढ़ने का फायदा तभी है जब आप उसको अपने जीवन में उतार पाओ, जैसे क्रिस हेल्ड ने और मदर टेरेसा ने उतारा। उन्होंने लोगों की निस्वार्थ सेवा की और भारत को अपना पूरा उन्होंने जीवन दे दिया।